हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री में डर लगता है। उनको रिएक्शंस से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब उनको रिएक्शंस याद नहीं होती हैं। कभी-कभी उनको आंसर भी याद नहीं होते हैं। तो आज हम आपके डर को समाप्त करके पूरी केमिस्ट्री को एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है? तो ये केमिस्ट्री की वन शॉट वीडियो है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसमें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको 100 में 100 की तैयारी हम करवा सकें, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना? तो पूरी किताब के इम्पॉर्टेंट प्रश्न वन बाय वन करके देखेंगे, इसलिए अंत तक बने रहना, ठीक है? तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, उसके बाद में हम अपने आगे प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला हमारा बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। आसुत या शुद्ध जल की मोलरता आपकी 55.56 मोल होती है, ठीक है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। जो मैं बता रहा हूँ वो कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? इसलिए इनको आपको कॉपी पेन में नोट करके आपको याद कर लेना है, ठीक है? तो चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता तो 55.56 मोल होती है, ठीक है? उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विलयन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाएगा अणुसंख्य गुणधर्म है तो आपको बताना है कौन कौन से हैं, ठीक है? लेकिन इसमें कह रहा है कि अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, ठीक है? तो आपको ऑप्शन पढ़ना है, जैसे दिया गया है पृष्ठ तनाव, परासरण दाब और वाष्प दाब अवनमन, हिमांक में अवनमन, ठीक है? तो अब आप बताइए, जो पृष्ठ तनाव होता है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है? नहीं करता है, ठीक है? तो यहाँ पर कह रहा है कि अणुओं की संख्या पर जो निर्भर नहीं करता है वो अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अणुसंख्य गुणधर्म जो है वो पृष्ठ तनाव नहीं है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में अगला प्रश्न, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है कि हिमांक में अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। हिमांक में जो अवनमन होता है वो सीधा समानुपात किससे दर्शाता है, ठीक है? आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, विलयन का मोल अंश, विलयन की मोलरता, विलयन की मोललता या फिर हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन जो है वो सीधा समानुपात क्या स्वयं से दर्शाएगा? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विलयन की मोललता, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी, विलयन की मोललता पर जो है हिमांक में अवनमन सीधा संबंध दर्शाता है या सीधा समानुपात दर्शाता है। क्लियर है? तो दूसरा क्वेश्चन है, हिमांक में अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है तो आप बताएंगे विलयन की मोललता से, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है? जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस 0.1 मोल जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा? मतलब कह रहा है कि इन चारों में से किस जलीय विलयन का, जिसकी मोलरता हो 0.1 मोल, ठीक है, इस विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा, वो कौन सा विलयन है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो पोटेशियम सल्फेट होता है, ठीक है? ये आपको याद करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है? जब भी आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस 0.1 मोल जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा तो आपको बताना है पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, ठीक है? ये सूत्र होता है पोटेशियम सल्फेट का। तो इसका जो है हिमांक सबसे न्यूनतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है? क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में हमने कवर किया है, ठीक है? तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। मतलब यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। 4 ऑप्शन है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है ये आपको बताना है, ठीक है? जैसे कि पहला ऑप्शन है कि धातु की प्रकृति पर,
विलयन की यानी विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर, तीसरा है दाब पर और चौथा है ताप पर। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो दाब पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि पूछा जाता है कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है, तो आपको बताना है दाब पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि किस पर निर्भर करता है, तो आपको बताना है धातु की प्रकृति, विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर और ताप, ये तीनों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है तो वहां पर ये तीनों ऑप्शन होंगे आखिरी में। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन जब आप टिक करेंगे दाब पर, तब कहेगा कि इलेक्ट्रोड विभव पर निर्भर नहीं करता है, तब आपको दाब पर टिक करना है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 यानी हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है, मतलब ऐसी ये कौन सी इसमें से धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से यानी HCl अम्ल से H2 यानी हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है। ठीक है, तो कौन सी वो धातु है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से यानी HCl से जो है वो कॉपर जो है वो विस्थापित नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछा जाएगा जो धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती वो कौन सी है, तो आपको कॉपर पर सही निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल भी आपको मिलते हैं, इसका जो सूत्र निकलता है उस पर। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, आपको इसकी परिभाषा आनी चाहिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक निकालना आना चाहिए और इसका मात्रक आना चाहिए। ठीक है, और इस पर न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो यहाँ से आपको 4 प्रश्न मिलने वाले हैं, तो इसलिए इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया को बेहद अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पी में दिया गया है, तो इसमें सिर्फ टिक करना है। क्या है क्वेश्चन कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक आपका सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा, तो डी सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक जो है उसका आपको डेरिवेशन आना चाहिए और इसका मात्रक जो होता है वो सेकंड इनवर्स होता है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर आपको ज़्यादातर बहुविकल्पी प्रश्न ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुविकल्पी है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट लगाना है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा आपको बहुविकल्पी मिलता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से विस्फोटक यानी निम्न में से विस्फोटक यौगिक है, तो इन चारों में से कौन सा यौगिक है जो विस्फोटक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर Mg2Cl2 है, PCl3 है और NCl3 है, SbCl3 है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो है वो सी होता है, NCl3। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा विस्फोटक यौगिक है, तो आप बताएंगे NCl3 जो होता है ये आपका विस्फोटक यौगिक होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में अब हम अपने अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके दीर्घ उत्तरी हैं और लघु उत्तरी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अब देखते हैं अपना लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको ध्यान से तैयार करना है। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन 4-4 नंबर में 3-3 नंबर में पूछे जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहना। इसी प्रकार के बहुत सारे हमने क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी यहाँ पर आपको याद होनी चाहिए, इसकी परिभाषा अनुप्रयोग याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला अनुप्रयोग लिखेंगे हम कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से
कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण होता है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग, तो आप बताएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। जैसे उदाहरण में आप लिखेंगे जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद में इसका अगला अनुप्रयोग देखते हैं। अगला अनुप्रयोग पूछा जाता है, जैसे 2 पूछ रहा है तो दूसरा देखिए। दूसरा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे, मतलब आयरन Fe से नीचे स्थित धातुओं का ऑक्साइडों का जो है हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस पर आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है कि नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियों तथा इसकी अम्लीय व उदासीन माध्यमों में अपचयन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरी में भी पूछा जाता है और लघु उत्तरी में भी पूछा जाता है, तो जैसा आएगा वैसा आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको समझिए, ध्यान से समझना। कह रहा है कि नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियों तथा इसकी अम्लीय व उदासीन माध्यमों में अपचयन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, अब इसमें आपसे रासायनिक समीकरण लिखने को बोल रहा है, तो आप ये मत करना कि उसको हिंदी में लिखने लगना। ठीक है, तो इसमें लिखना कुछ नहीं है, आपसे रासायनिक समीकरण पूछ रहा है तो आपको रासायनिक समीकरण ही बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधियाँ। ठीक है, 2 विधियाँ पूछ रहा है तो पहली हेडिंग डालेंगे। ठीक है, पहली हेडिंग जब हम डालते हैं तो पहली हम किससे नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं, तो हम बेंजीन से बनाएंगे। ठीक है, तो बेंजीन का सूत्र पहले होता है, क्या होता है, C6H6। ठीक है, C6H6 ये होता है बेंजीन का सूत्र। ठीक है, प्लस यहाँ पर हम इसकी क्रिया HNO3 से कराएंगे। किससे, HNO3 से। ठीक है, तो अब देखिए इसकी जब हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, तो इस पर यहाँ से बन जाएगा C6H5। ठीक है, और NO2 क्या बन जाएगा, NO2। ठीक है, तो ये हमारा नाइट्रोबेंजीन बन गया। प्लस इसमें क्या निकलता है, H2O भी निकलता है। तो ये एक रिएक्शन हो गई नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि। तो आप बताएंगे किससे, C6H6 यानी बेंजीन से। बेंजीन की क्रिया HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में दूसरी हमको भी विधि बतानी है क्योंकि 2 विधियाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरी विधि होगी वो होती है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। ठीक है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है उसको समझिए। ये होता है C6, क्या हो जाएगा, C6H5। ठीक है, H5N2Cl, क्या हो जाएगा, N2Cl। तो ये हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस इसमें हम HNO2 से क्रिया कराएंगे। किससे, HNO2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ से क्या बन जाएगा, देखिए ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और HNO2। ठीक है, नाइट्रस अम्ल। तो यहाँ पर जब हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हमको बन जाएगा C6H5NO2। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन बन गई। प्लस इसमें क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, HCl, यहाँ पर HCl निकलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो HCl प्लस N2 गैस यहाँ से निकल जाएगी, N2 ये रिलीज हो जाएगी। तो ये हो गई इसकी बनाने की 2 विधियाँ। ठीक है, उसके बाद में कह रहा था इसकी अम्लीय व उदासीन माध्यमों में अपचयन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, तो इसकी अम्लीय माध्यम में क्या हो जाएगी, तो उसको भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको हेडिंग लगानी है अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम में हम पहले लिखेंगे, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, अम्लीय माध्यम में। ठीक है, अम्लीय माध्यम में। तो
जैसे इसमें पूछा था अम्लीय माध्यम में अपचयन अभिक्रिया लिखना है, ठीक है। तो अम्लीय माध्यम में अपचयन अभिक्रिया क्या हो जाएगी, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अम्लीय माध्यम में हेडिंग डालेंगे, फिर हमको नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करना है, ठीक है। तो जैसे हम नाइट्रोबेंजीन का सूत्र लिखेंगे C6H5NO2, ये हो गई नाइट्रोबेंजीन। अब इसका अपचयन करना है तो अपचयन आपको 6H से करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये अभिक्रियाएं आपको याद करनी पड़ेंगी। तो 6H से जब हम इसका अपचयन करेंगे तो इसमें जो उत्प्रेरक लगता है वो SN प्लस HCl लगता है। क्या लगता है, SN प्लस HCl यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से एनिलीन बन जाएगी, जैसे कि C6H5 और NH2, ये आपकी एनिलीन हो गई, और प्लस यहाँ पर 2H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एनिलीन बन जाती है। यहाँ पर आपको सूत्र नहीं पता है तो इसका एनिलीन सूत्र होता है, याद कर लीजिए, ठीक है, एनिलीन, ठीक है, ओके, क्लियर है। उसके बाद में जब अम्लीय माध्यम में ये हो जाएगी, फिर आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है, अब आपको उदासीन माध्यमों में डालनी है। क्या डालना है, उदासीन माध्यम में, क्योंकि दोनों में पूछ रहा था, ठीक है। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, उदासीन माध्यम में। इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो उदासीन माध्यम में जब आप डालेंगे हेडिंग, तब देखिए क्या लिखना है। जब उदासीन माध्यम में इसका हम क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, ठीक है। तो उदासीन माध्यम में देखिए इसका सूत्र तो वही रहेगा, C6H5NO2, ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। फिर इसका हमको अपचयन करना है, तो यहाँ पर हम 4H की उपस्थिति में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक लगेगा वो Zn प्लस NH4Cl लगेगा। क्या लगेगा, तो Zn प्लस 4 यानी कि NH4Cl, ठीक है। ये आपका उत्प्रेरक का कार्य करेगा, इसको तीर के ऊपर रखना है। फिर यहाँ से देखिए जब इसका अपचयन करते हैं तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा C6H5 और NO, ठीक है, C6H5NO प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर इसका दोबारा अपचयन किया तो उसके बाद में यहाँ से दूसरे स्टेप में जो हो जाएगी, ये देखिए C6H5NO की फिर से अभिक्रिया जब हम अपचयन कराएंगे तो C6H5NO की हम 1H की उपस्थिति में जब अपचयन कराएंगे तो यहाँ से C6H5NHOH बनेगा, ठीक है। इसका नाम होता है फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन। क्या हो जाएगा, फेनिल हाइड्रॉक्सिल एमीन, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर में पूरा पूछा जाएगा और 5 रिएक्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग आराम से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, 5 नंबर में पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है कि उपसहसंयोजन यौगिकों का वर्नर सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो उपसहसंयोजन यौगिकों का वर्नर सिद्धांत आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं कि उपसहसंयोजन यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए वर्नर ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके मुख्य बिंदु निम्न है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो वर्नर ने सिद्धांत क्या प्रस्तुत किया वो आपको समझिए। देखिए, पहला है कि उपसहसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। जो उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं उनमें केंद्रीय धातु 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करेगा। पहली होती है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता, ठीक है। तो ये एक नियम हो गया। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि धातु में अपनी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। ये समझ में आ रहा, मतलब इन्होंने 2 संयोजकताएं प्रदर्शित की, पहली प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो धातु में अपनी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है, ये इन्होंने बता दिया। उसके बाद में आगे बताते हैं कि प्राथमिक संयोजकताएं आयनित होती हैं जबकि द्वितीयक संयोजकताएं आयनित नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, ये केंद्रीय धातु 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, ठीक है।
और दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। उसके बाद में कहते हैं कि प्राथमिक संयोजकताएं आयनित होती हैं और द्वितीयक संयोजकताएं आयनित नहीं होती हैं। इस प्रकार से आपको ये उपसंयोजन यौगिकों का वर्नर सिद्धांत जो है तैयार कर लेना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपको पूछा जाने वाला है, इतना आप याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है कि ल्यूकास परीक्षण क्या है, यह किस प्रकार के यौगिकों की पहचान के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, काफ़ी बार ये पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है कि ल्यूकास परीक्षण क्या है और यह किस प्रकार के यौगिकों की पहचान के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ल्यूकास परीक्षण क्या होता है समझिए। जैसे इसमें हम लिखेंगे कि निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl का 1:1 मिश्रण जो होता है वो ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ये समझ में आ रहा है। मतलब कह रहा है कि निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl का 1:1 में मिलाया गया जो मिश्रण होता है वो ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ये समझ में आया। फिर देखिए इसमें क्या कहता है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि यह किन यौगिकों के लिए मतलब उपयोगी है, तो आपको इसमें लिखना है या प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों की पहचान के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, फिर कहता है कि इस परीक्षण में कमरे के ताप पर अज्ञात एल्कोहल की सूक्ष्म मात्रा में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाकर मिश्रण को हिलाते हैं। मतलब कमरे के ताप पर जो है इस एल्कोहल की इसमें सूक्ष्म मात्रा मिलाएंगे तो ल्यूकास अभिकर्मक मिलाकर मिश्रण को हिलाएंगे। ठीक है, फिर कहता है कि एल्कोहल HCl के साथ क्रिया करके एक एल्किल क्लोराइड बनाता है। तो जो एल्कोहल होगा वो HCl के साथ क्रिया करेगा तो एल्किल क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, तो जो परीक्षण विलयन में धुंधलापन उत्पन्न कर देता है, मतलब जो एल्किल हाइलाइड यानी एल्किल क्लोराइड बनाता है वो परीक्षण क्या है, धुंधलापन उत्पन्न कर देता है। वो कैसे उत्पन्न करेगा उसको भी समझिए। जैसे कि इसमें दिया गया है कि 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं वो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। जैसे ही उनमें ल्यूकास अभिकर्मक मिलाया जाएगा वो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर देंगे। ये इसकी पहचान हो गई। ठीक, फिर द्वितीयक एल्कोहल यानी सेकेंड 2 डिग्री एल्कोहल जो होंगे वो 5 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो जाए तो 3 डिग्री एल्कोहल, अगर 2 मिनट बाद यानी 5 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न हो तो 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं वो सामान्य ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, धुंधलापन जो है नहीं दर्शाएंगे, परंतु जो है गर्म करने पर धुंधलापन दर्शाते हैं। तो ऐसे जब एल्कोहल होंगे जो तुरंत नहीं दर्शाएंगे, लेकिन जब उनको गर्म किया जाएगा तब दर्शाएंगे धुंधलापन, तो आप जान जाएंगे कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, तो इस प्रकार से ल्यूकास परीक्षण से एल्कोहलों का क्या करते हैं, पहचान करते हैं कि कितने डिग्री एल्कोहल है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कौन सी सब्जेक्ट में चाहते हैं, नीचे कमेंट में बताएं। हम मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की एक और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।